एक बच्चा है। ये मैंने रद्द कर दिया। तुमने कितना स्कूल में कुछ किया हुआ है? स्कूल में कितना हो गया? स्कूल में हो चुके 5 चैप्टर्स, कुछ थोड़ा आइडिया है? थोड़ा बेसिक बेसिक भी आता होगा तो आगे का समझ आ जाएगा। वो तो 5 चैप्टर आते हैं, ये छठा वाला नहीं पढ़ा। छठा वाला जो ये हम वैसे चैप्टर 8 पर है, जर्नल एंट्रीज ना। चैप्टर 8 पूरा चैप्टर 6 पर बेस्ड है। चैप्टर 6 की मैं तुम्हें आज रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, तो उसको तो उससे कर लेना, तब ये चैप्टर इजीली समझ आएगा। ठीक है, अभी पता नहीं आज की क्लास समझ आएगी या नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकती, पर चैप्टर 6 करोगी तो ये चीजें समझ आएगी। ठीक है, वीकेंड पे मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगी 1-2, क्योंकि और भी 2-3 बच्चे हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं शायद, तो उन्हें भी कुछ करना था, है ना। तो जो रहता है ना, तो वो मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर कराएंगे। ठीक है, चलो फिलहाल अभी यहाँ से समझते हैं बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। अब अपना ये वाला कॉन्सेप्ट कर रहे थे। तो देखो, जिसने ऑनलाइन बोला था ज्वाइन किया नहीं, मैम ऑनलाइन करा देना आज मेरी क्लास। चलो, बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड में हमारा क्या था? बैड डेट्स का मतलब क्या होता था कि तो उसको रिकॉर्ड कर लिया है, हमने मान लिया है कि वो हमें पैसे कभी रिकवर नहीं होंगे। मतलब जब हमें ये होता है कि हमारे डेटर्स से हमें रिकवरी नहीं होगी, तो हम उनको राइट ऑफ कर देते हैं एज बैड डेट्स। बैड डेट्स हमारे लिए एक तरीके का क्या होता है? लॉस होता है, और लॉसेस की अकाउंट डेबिट होते हैं। तो हम बैड डेट्स की क्या एंट्री पास करते हैं? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। जो भी वो डेटर है उसका नाम दिया हुआ होगा हमें क्वेश्चन। ठीक है, डेटर्स को हम यहाँ पर क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमें इससे जो पैसा मिलना था वो कभी नहीं मिलेगा, तो हम उसको क्रेडिट करके राइट ऑफ, उसका अकाउंट निल कर देते हैं। क्योंकि डेटर्स का हमारी बुक्स में डेबिट बैलेंस होता है, तो जब हम इसको क्रेडिट कर देंगे तो ये इसका बैलेंस 0 हो जाएगा। या फिर मैं ये बोल सकती हूँ, हमने मान लिया कि उसने हमें दे दिए पैसे, पैसे नहीं दिए, उसकी जगह मैंने बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर दिया। क्लियर है? अगर ये पैसे मुझे इन फ्यूचर रिकवर हो जाते हैं तो वो मेरे लिए बन जाती है इनकम। तो उस केस में मैं क्या एंट्री पास करती हूँ? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि मेरे पास कैश आया। जब कैश बिजनेस में आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पर मैं उस पर्सन का अकाउंट क्रेडिट नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी क्रेडिट? क्योंकि उसको मैं ऑलरेडी क्रेडिट कर चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पर जब क्रेडिट करूंगी तो एक नया इनकम का अकाउंट क्रिएट करूंगी, मतलब उसको मैं अपनी एक इनकम मानकर चलूंगी। जब हमारे बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं, यहाँ पर गलती यही होती है, हमें क्या हैबिट होती है, जिसने पैसे दिए उसके नाम को क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उसके नाम को क्रेडिट नहीं करना है। उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि उसको हम ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके थे। कब किया था हमने क्रेडिट? जब हमने उसको एज्यूम कर लिया था कि ये हमारा कंफर्म लॉस है, मतलब बैड डेट्स मान लिया था। ठीक है, इसको बोलते हैं बैड डेट्स राइट ऑफ करना। क्लियर है? तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। देखो, ये जो जर्नल एंट्री वाला चैप्टर है, इसलिए पहले इसके रूल्स समझने जरूरी है, तब थोड़ा समझ आएगा। अगर स्कूल में बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो ये अभी मैं नहीं बोलूंगी कि क्लियर हो पाएगा। ठीक है, जितना हो पाता है, जितना समझ आ रहा है आज ट्राई करो, फिर नेक्स्ट क्लास से समझ आएगा। मैं तुम्हें आज रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, उसको करके आना है। ठीक है, तो अब देखो, इस बेड डेट्स वाली सिचुएशन में भी ना, इसमें ये बेड डेट्स का जो केस होता है, इसमें भी कुछ 1-2 केस और बन जाते हैं। वो केस कैसे होते हैं? देखो, कभी कभी ना हमें क्वेश्चन में बताया हुआ होता है कि जो हमारा डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, उसको कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने का मतलब क्या हुआ है यहाँ पर?
कि हाँ मतलब कहते हैं ना कि बैंकक्रप्ट हो गया, मतलब उसकी सारी प्रॉपर्टी भी अगर हम सेल कर देते हैं तो भी उसका पूरा लोन उतार नहीं पाएंगे। तो कोर्ट क्या करता है ऐसी सिचुएशन में, प्रैक्टिकली होता क्या है, कोई बंदा अगर बैंकक्रप्ट हो जाता है ना तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने हाथ में ले लेते हैं, मतलब वो कंट्रोल सारा खुद के हाथ में आ जाता है, उनके कोर्ट के हाथ में। फिर वो कोर्ट क्या करती है, एक बंदा अपॉइंट करती है उसके लिए, वो उसकी सारी प्रॉपर्टी सेल करता है। अब उसकी प्रॉपर्टी सेल होकर उसका जितना भी लोन उतर पाता है ना उसको उतार देते हैं, वो पे कर देते हैं। मान लेते हैं ये जो डेटर था इसके पास 50 लाख की प्रॉपर्टी, कितने की थी, 50 लाख की, और इसके 1 करोड़ के क्या थे, इतनी तो इसके, इस डेटर की बात कर रही हूँ मैं, जो डेटर हमारा राइट ऑफ करना है हमें, जिससे हमें पैसे लेने थे, उसके पास उसके टोटल एसेट्स थे 50 लाख, और उसके जो लोन थे मतलब लाइबिलिटी थी उस डेटर की वो कितनी थी, 1 करोड़। तो 50 लाख पे कर, 50 लाख से हम कितना पे करेंगे, 50 लाख ही तो पे कर सकते हैं, 1 करोड़ तो पे करेंगे नहीं। तो कोर्ट ऐसे में क्या करता है, सबको प्रपोर्शनेट अमाउंट दे देता है, मतलब सबको, अब 1 करोड़ और 50 लाख का अगर मैं रेशियो बनाती हूँ तो एक रेशियो बनेगा 0.5:1, मतलब सबको हाफ हाफ अमाउंट पे कर देगा। अगर हमें उस डेटर से 10,000 रुपीज लेने थे तो हमें कितने मिलेंगे उसके बदले में, 5,000 मिलेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन में ना एक सिचुएशन दी हुई होती है कि ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, मान लेते हैं इस डेटर का नाम था राम, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक सिचुएशन बनाती हूँ। ये तो वो वाला केस है जिस केस में हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, पूरा राइट ऑफ हो चुका है। मान लेते हैं हमारे 10,000 थे और हमने 10,000 पूरा राइट ऑफ कर दिया, जहां हमें 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं होगी, हमने क्या किया, पूरा पैसा बेड डेट्स में डाल दिया। क्लियर है। एक केस हम इसमें बनाते हैं, केस इसको मैं केस 1 बोल देती हूँ, जब फुल अमाउंट हमने बेड डेट्स मान लिया कि राम हैज बिकम, ऐसा कुछ मिलेगा लिखा हुआ, राम हैज बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इन अ रूपी will be recovered from him, कुछ ऐसा मान लेते हैं, हमें उससे कितने पैसे रिकवर होंगे, 50 पैसे इन ए रुपीज का मतलब समझते हो, अगर हमारा उसके ऊपर 1 रुपया है तो हमें कितना मिलेगा उसके बदले में, 50 पैसे। तो अगर हमारे 10,000 थे तो हमें कितने मिलेंगे, 10,000 का 50% हो जाएगा, अगर 60 पैसे इन ए रुपी होता तो 10,000 का 60% हो जाता, मतलब 60/100 कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या है, देखो 10,000 रुपीज थे, 10 में से 5,000 तो हमें मिल जाएगा, कैश आ जाएगा हमारे पास, और बाकी का 5,000 का क्या होगा, लॉस, मतलब उस लॉस को मैं क्या नाम दे दूंगी, बेड डेट्स। वो पैसा तो बिल्कुल ही कंफर्म है, ये तो हमें कभी रिकवर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो उसकी सारी प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, उसके पास कुछ नहीं बचा देने के लिए, जितना मिलना था वो मिल गया कैश। तो ऐसे केस में देखो क्या एंट्री बनेगी, जितना हमें पैसा मिल जाता है उतने के लिए तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। जो पैसा हमारा कंफर्म हो चुका है हमें नहीं मिलेगा उसके लिए हम क्या करेंगे, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, समझ रहे हो, टू राम्स अकाउंट, राम को मैं कितने से क्रेडिट करूंगी, पूरा 10,000 से, क्योंकि मेरा जो सेटल हुआ है अमाउंट वो कितना हुआ है सेटल, पूरा 10,000, तो उसने 5,000 रुपीज देकर पूरा सेटल कर दिया। जो बाकी का 5,000 था वो किस में चला गया, बेड डेट्स में चला गया। बेड डेट्स क्यों माना हमने इसको, क्योंकि हमें पता है उसकी सारी प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है, वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, जितना उससे रिकवरी होनी थी वो रिकवरी हो चुकी, जो बाकी का बचा वो बेड डेट्स में। कहने का मतलब ये है, अगर पूरा अमाउंट बेड डेट्स हो जाता तो पूरा बेड डेट्स में डाल दो, जहां हमें पता है कि 1 रुपया भी नहीं मिलेगा तो पूरा बेड डेट्स हो गया। और कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं तो उनमें हमें फिर एंट्री उसके अकॉर्डिंग करनी है, जितनी रिकवरी हो जाएगी उतना कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे, क्योंकि उतना पैसा हमें मिल जाएगा, समझ रहे हो। जो नहीं मिलेगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, बेड डेट्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन निकालते हैं, क्वेश्चन देखो, बैड डेट्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट के केसेस का ना, हाँ बेड डेट्स हमारा लॉस है और लॉसेस के अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, लॉस हमारा नॉमिनल अकाउंट में जाता है, कैश हमारा रियल अकाउंट में जाता है, ठीक है। कैश व्हाट कम्स इन उसको हम डेबिट करते हैं, और राम यहाँ पर गिवर है, इतने पैसों के लिए तो गिवर है, इतने के लिए हमने उसे एज्यूम कर लिया, समझ लो।
तो इसलिए हम फुल अमाउंट क्रेडिट। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन मैम पता कैसे चलेगा कहाँ पे कैश अकाउंट इन्वॉल्व होगा और कहाँ पे बैंक अकाउंट? तो क्वेश्चन में गिवन होगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं बताया था, मैंने कैश ही अज्यूम कर लिया। समझ रहे हो? वरना अगर चेक से अमाउंट आता है या कुछ ना कुछ हिंट होती है कि वहां पर बैंक। जैसे जनरली अगर बड़ी अमाउंट होती है ना, प्रैक्टिकली अगर आज के टाइम में देखा जाए तो कैश में ट्रांजेक्शन बहुत कम होती है। बड़ी अमाउंट तो जनरली कैश सॉरी चेक के थ्रू ही होती है, मतलब बैंक के थ्रू ही होती है, या तो ऑनलाइन होता है पेमेंट या मतलब चेक वगैरह इससे चलता है। लेकिन अभी हम बुक्स में कर रहे हैं तो लोग बात कैश कैश चलाए जा रहे हैं। तो सोल प्रोप्राइटर में कैश में डील होता है? हाँ, अगर देखो वैसे इनकम टैक्स का एक रूल होता है कि अगर 10,000 से ज्यादा अगर तुम्हें कोई खर्चा करना है ना, तो वो हमें उस एक्सपेंस को तभी अलाउ करेंगे जब हमने उसको ऑनलाइन पे किया होगा, मतलब बाय चेक पे किया होगा। या फिर 10,000 से ऊपर अगर कोई अमाउंट हम पे कर देंगे इन कैश तो वो हमें अलाउ नहीं होता है खर्चा, मतलब हम उसको एज एन एक्सपेंस शो नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकली तो क्या होता है, अगर तुम रियल लाइफ में देखोगे तो मोस्टली 10,000 से ज्यादा वाली जो ट्रांजेक्शन है, अगर मैं कोई बिजनेस कर रही हूँ, जैसे हमारा बिजनेस है, हम अपनी कंपनी है हमारी, तो हम कोई भी एक्सपेंस करते हैं ना तो हम सारा कैश मतलब ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस एक्सपेंस को क्लेम ही नहीं कर पाएंगे अगर हमने नहीं किया तो प्रैक्टिकली तो सब आजकल ट्रांसफर जो होता है ऑनलाइन होता है या चेक के थ्रू पेमेंट होता है। समझ रहे हो? लेकिन अभी ये तो हम बुक्स में कर रहे हैं तो जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है हम उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तब कर दूं इसे? तो ये अरे क्वेश्चन 50 पैसे ना रुपए ये इसकी जनरल स्टेटमेंट है। हाँ ऐसा मिलेगा तुम्हें, भी क्वेश्चन आएगा देखो उसमें ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। वो लैंग्वेज मैंने इसलिए वही फॉलो की है जो क्वेश्चन में दी हुई है ताकि समझ में आए। तो ये क्वेश्चन देखो उससे क्लियर होगा। कौन सा है क्वेश्चन नंबर? अब वो आगे ना मिक्स होकर मिलेंगे, अभी स्टार्टिंग में इन्होंने एक एक करके ही दिए हुए हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना कि इलस्ट्रेशंस में तुम्हें काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, इलस्ट्रेशंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है? वैसे आगे ना मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे देखना, तो उनमें ना सब मिक्स अप होके होंगे। कितने क्वेश्चन देखो तो ये जो आएंगे ना आगे क्वेश्चन सब मिक्स होके मिलेंगे। 8.5 हाँ ये इसी का ही है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। देखो अभी हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 पर आए, चैप्टर 8 के। तो तुम अभी ट्रैक पे आ जाओगे, थोड़ा 1-2 क्लास लगेंगी, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, बाकी कवर अप हो जाएगा। जो मैं क्लासेस दूंगी उसको जरूर करके आना, बस उसमें जो डाउट होंगे पहले उसको क्लियर करना, फिर मैं अलग से क्लास लेके तुम मतलब क्लास के साथ ही आ जाओ। ये समझ आना बहुत जरूरी है, ये नहीं आया तो आगे का अकाउंट समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी, ये समझना बहुत जरूरी है। क्या है फर्स्ट एंट्री हमारी? Mohan is declared insolvent, received first and final dividend from his official receiver 50 paise in a rupee against a debt of 5,000. देखो उसके ऊपर हमारा कितना डेट था? 5,000 का डेट था, मतलब मोहन से हमें 5,000 रुपीज लेने थे। अब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है, लिखा हुआ है हमें उससे रिसीव होंगे फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। डिविडेंड मतलब वही जो उसकी प्रॉपर्टी सेल करके हमें पैसा मिलने वाला है ना, उसी को ही इन्होंने यहाँ पर डिविडेंड बोला। वैसे डिविडेंड एक अलग टर्म होती है, डिविडेंड वैसे वो होती है जो हमें शेयर्स पर इनकम होती है ना, उसको डिविडेंड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वो वाली इनकम नहीं, इसको इन्होंने यूज किया जो उसकी प्रॉपर्टी सेल करके हमें जो पैसा मिलने वाला है उसके लिए ये टर्म इन्होंने यूज की। ठीक है, तो हमें रिसीव होने वाला है क्या? 50 पैसे इन अ रूपी। 1 रुपए के बदले में कितने पैसे मिलेंगे हमें? 50 पैसे। तो 5,000 का कितना हो जाएगा? हम 5,000 पर अप्लाई कर देंगे 50 पैसे। 1 रुपए के कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं, 100 से डिवाइड हो जाएगा 50 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा ये? 2500। इट मीन्स हमें 2500 तो रिसीव हो गया, जो नहीं रिसीव हो पाया उसके लिए क्या करेंगे? वो बैड डेट्स हो जाएगा। तो क्या एंट्री बनेगी हमारी बताओ? कैश अकाउंट डेबिट 2500, जो लॉस हो गया हमारा कंफर्म उसके लिए हम बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कर देंगे 2500, और मोहन को क्रेडिट कर देंगे। मोहन है, क्या नाम है उसका? ठीक है, 5,000। क्लियर है? वैसे ये ना जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में होती है,
फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का, ये तो हम अब कर रहे हैं क्योंकि स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया है फॉर्मेट का। तो अब ये बच्चे भी उसी ट्रैक पे आ गए हैं, मुझे ऐसे ही लग रहा है सब ऐसे ही करने। फॉर्मेट सबने फॉलो करना छोड़ दिया, लेकिन प्लीज एग्जाम या टेस्ट में मत करना ऐसा, मार्क्स नहीं मिलेंगे वरना कट हो जाएंगे। मैं भी कट कर दूंगी, मेरे टेस्ट में भी मत करना, ठीक है। विद नरेशन और प्रॉपर फॉर्मेट में जर्नल एंट्री होनी चाहिए, ठीक। नरेशन भी मैंडेटरी होती है, नरेशन नहीं लिखते हो तो उसके भी मार्क्स कटते हैं। हम डेट का क्या फॉर्मेट होता? फर्स्ट कॉलम हमारा डेट का ही होता है, अगर क्वेश्चन में डेट गिवन है तो डेट लिखोगे, सेम इसी में लिखना अप्रैल नहीं उसका कोई ऐसा प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है कि उसी को ही बिल्कुल फॉलो करना जरूरी है। इस फॉर्मेट में तुम लिखना चाहते हो वरना इसको फॉलो करोगे क्वेश्चन निकाले इस फॉर्मेट को तो अच्छी बात है, अलग तरीके से भी लिख सकते हो, इसके लिए कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री क्वेश्चन नंबर 5 की, क्लियर है। If 1000 due from Ramesh is not recovered. तो लिखा हुआ है 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल, पूरा फिर बैठ तो ये तो पूरा ही बैड डेट्स हो गया क्योंकि इन्होंने क्या बोला, अब वो हमें उससे रिकवर नहीं होगा, तो पूरा का पूरा 8000 किस में चला जाएगा, बैड डेट्स में। इस बार बैड डेट्स अकाउंट पूरा 8000 के लिए डेबिट हो जाएगा। तो क्या रमेश, रमेश को समझ आया ना यहाँ पर क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। Yes. राइट ऑफ बच्चे कहाँ गए अरे आज, तो वो तो आएंगे ही, तो उनका तो मैसेज आ गया, एक मुझसे ऑनलाइन के लिए बोल दिया था, उसको ज्वाइन नहीं किया, तो चलो रिकॉर्डिंग चल रही है क्लास की, किसी को नीड होगी तो रिकॉर्डिंग। आगे third point, Shyam, who owed 50,000, became insolvent and 50% is received from his student. फ्रॉम हिज स्टेट मतलब उसकी प्रॉपर्टी से कितना मिलेगा हमें, 50% मिलेगा, तो वही सेम एंट्री बनेगी जैसे फर्स्ट में बनेगी, जितना रिकवर हो जाएगा उतना कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे, जो नहीं मिलेगा उसको बैड डेट्स में डाल दोगे। टू श्याम से अकाउंट, कितना पैसा था इसका टोटल, 15,000 तो 50% मिल रहा है ना हमें, तो 15,000 का 50% कितना हो जाएगा, 75। Received 10,000 in cash from Sohan for bad debts written off last year. देखो नेक्स्ट वाली एंट्री पढ़ के इतना समझ आ रहा है ट्रांजेक्शन का, कि लास्ट ईयर लास्ट ईयर हम राइट ऑफ कर चुके थे, अब वो हमें रिकवर हो गया, तो ये क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड है। तो यहाँ पर हम सोहन के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। जो बैड डेट्स हम राइट ऑफ कर चुके हैं वहां पर हम ऑलरेडी उस पर्सन को क्रेडिट कर चुके थे, यहाँ पर तुम चेक कर रहे हो, देखो तीनों एंट्रीज में हमने उसको क्रेडिट किया है पार्टी को, तो जब हमें इससे इन फ्यूचर कभी रिकवरी अगर होती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश हमारे पास आया है, बिजनेस में व्हाट कम्स इन टू बैड डेट्स रिकवर्ड है, यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर हमें किसी से पैसा मिलता है तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू उस पर्सन का नाम क्रेडिट करते हैं, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्लियर है, कितना अमाउंट है, 10,000. समझ में आई बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री।
हम ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली लेजर में जो भी पोस्ट करते हैं, डायरेक्टली लेजर में पोस्ट करेंगे तो कैसे होगा? मतलब अभी तुम लेजर वाला चैप्टर करोगे ना, वहां पर तुम्हें ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हमने डायरेक्टली उसमें पोस्ट क्यों नहीं की। डायरेक्टली पोस्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी तो सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं कि तुम्हें ये सारे काम करने की जरूरत ही नहीं है। तुम क्या करोगे, बस ये मेन ये काम करना है हमें, जर्नल एंट्री। तुम जर्नल एंट्री पास करोगे और तुम्हारी बैलेंस शीट बनकर रेडी हो जाएगी। अब तो सॉफ्टवेयर ही ऐसे आ गए, बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली अपनी अपनी जगह चली जाती हैं। लेजर भी खुद बन जाते हैं, ट्रायल बैलेंस खुद बन जाएगा, फिर उसके आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अपने आप बन जाएगी। हमें मेनली क्या आना चाहिए, जर्नल एंट्रीज, वो हमें खुद से पास करनी है। ये पास करनी, रिकॉर्डिंग करनी जरूरी है, क्योंकि क्लासिफाई करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर कैश अकाउंट तुम्हारा तीनों ट्रांजेक्शन में आ रहा था, अब वो 3 में आ रहा है ना, अब मुझे कैश का एक लेजर बनाना है अलग से। जब मेरे पास को रिकॉर्ड रहेगा तो मैं हर एक एंट्री की उसमें पोस्टिंग करती चली जाऊंगी। समझ रहे हो? ट्रांजेक्शन्स को डायरेक्टली क्लासिफाई करना वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तुम एक ट्रांजेक्शन कितने देखोगे, कितने ट्रांजेक्शन देखोगे जिसमें कैश आ रहा है, एक जगह लिखी हुई होती है सारी चीजें, फिर उसको क्लासिफाई करना इजी होता है। अभी तुम्हें पता चलेगा जब लेजर वाला चैप्टर करेंगे, पहले इसलिए रिकॉर्डिंग होनी जरूरी है। नेक्स्ट देखो, जो हमारा टॉपिक है ना वो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स इन्होंने टॉपिक बना दिया, बट ये कोई ऐसा खास टॉपिक है नहीं, क्योंकि तुम ऐसी एंट्रीज कर चुके हो। समझ रहे हो? मैं बैंक के लिए सिंपल एक रूल बता देती हूँ। क्या रूल था हमारा? बैंक वैसे हमारा कौन सी कैटेगरी में जाता है? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में जाता है, या फिर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखते हो तो वो एसेट्स में आता है। पर्सनल अकाउंट का हमारा रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो बिजनेस के लिए रिसीवर है उसको डेबिट कर दो, बिजनेस के लिए जो गिवर है उसको क्रेडिट कर दो। अगर बैंक किसी ट्रांजेक्शन में रिसीवर होगा, मतलब बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट होगा हमारा, अगर बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो उस केस में हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और अगर हमने बैंक से पेमेंट किया है, चेक के थ्रू कोई पेमेंट हुआ है, तो वहां पर हम बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि बैंक यहाँ पर क्या है, रिसीवर है। जब बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हुआ है, हमने बैंक में, मान लेते हैं तुमने मुझे चेक दिया, ठीक है, तो मैं अपने उस चेक, जो तुम्हारा चेक है उसको मैं अपने बैंक में डिपॉजिट करके आऊंगी। अब बैंक ने मेरे भी हाथ पर पैसे रिसीव किए हैं ना, तो बैंक वहां पर क्या हो गया, रिसीवर। क्लियर है? बैंक के पास मेरा पैसा जमा हो गया एक टाइप से। बैंक के पास क्या हुआ है, मेरा जो भी तुमने मुझे पैसा दिया था वो सारा मेरा बैंक में डिपॉजिट हो चुका है। तो बैंक मेरे लिए एक टाइप का डेटर भी बन गया, अगर मेरे पॉइंट से तुम सोचोगे तो। भाई बैंक के पास मेरे पैसे हैं, मैं चाहूं तो उससे कभी भी ले सकती हूँ। तो बैंक यहाँ पर मेरे लिए क्या बन गया, रिसीवर। समझ रहे हो क्या, डेटर। तो इसलिए हम बैंक अकाउंट क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अगर मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखते हो, एसेट्स में क्लासिफाई होगा बैंक। एसेट्स हमारे जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। तो सिंपल सा रूल यहाँ पर ये भी लगा सकते हो, बैंक बैलेंस अगर इंक्रीज होता है, बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है तो तुम डेबिट कर दोगे, बैंक से पैसा विड्रॉ होता है तो वहां पर उस केस में क्रेडिट कर दोगे। क्लियर है? तो सिंपल सी बस यही ट्रांजेक्शन्स है हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स। तो अब तुम्हें चेक करना है कौन सी ट्रांजेक्शन में बैंक डेबिट होना है या क्रेडिट होना है, या दूसरा अकाउंट क्या इन्वॉल्व है उसमें, वो तुम्हें ट्रांजेक्शन पढ़ के पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6, इसको डायरेक्टली करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। काफी सारी ट्रांजेक्शंस यहाँ पर कवर की गई हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखी हुई है डिपॉजिटेड इन बैंक, डेट भी गिवन है। मैंने यहाँ पर शायद सीरियल नंबर लिख दिए थे। डेट, अगर डेट दी हुई ना तो डेट ही डालना तुमको। इसमें डेबिट मैंने ध्यान नहीं दिया, कैश लेकर आया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। हाँ, अब देखो बैंक में हमने जो भी डेट गिवन है ना, प्लीज डेट डालना तुम लोग ट्रांजेक्शन में। मैंने ध्यान नहीं दिया पहले वाले क्वेश्चन में, शायद उसमें भी डेट ही होंगी। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है डिपॉजिटेड इन बैंक, इसका मतलब क्या है, हमने बैंक में क्या डिपॉजिट किया होगा, कैश ही डिपॉजिट किया होगा। सिंपल है ना? देखो अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें सोचना है, बिजनेस ने जब बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो बिजनेस का कैश का बैलेंस बढ़ गया। कैश का बैलेंस क्या हुआ है, ये बताओ, डिक्रीज हुआ है ना। ठीक है, कैश का बैलेंस डिक्रीज हो गया और बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया। तो बैंक भी हमारे लिए एसेट है और कैश भी हमारे लिए एसेट है। जो इंक्रीज हुआ उसको डेबिट कर दो, जो डिक्रीज हुआ उसको क्रेडिट कर दो।
तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हो, ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग सोचोगे तो कैश हमारा रियल अकाउंट में जाता है, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस से कैश गया तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट होगा, और बैंक हमारे लिए यहाँ पर क्या बन गया, रिसीवर बन गया। तो बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेबिट हो जाएगा। कितना अमाउंट है, 30,000। समझ में आई एंट्री। अब देखो जिस ट्रांजेक्शन में बैंक और कैश एक साथ इन्वॉल्व होते हैं ना, या तो बैंक में कैश डिपॉजिट किया है या बैंक से कैश विड्रॉ किया है, उन ऐसी वाली एंट्रीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। क्या बोलते हैं इनको, कॉन्ट्रा एंट्रीज। जब लेजर बनाएंगे तो वहां पर इसका यूज होगा, वहां थोड़ा सा ध्यान दें। इसलिए मैं वहां पर तुमसे पूछूंगी कॉन्ट्रा एंट्रीज कौन सी थी, इसलिए ध्यान रखना। जिसमें बैंक और कैश एक साथ इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी दो ही ट्रांजेक्शन हो सकती है, या तो बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया है या फिर बैंक से विड्रॉ किया। समझ रहे हो। अब यहाँ पर ये डिपॉजिट का है, यहाँ पर मैं क्या नरेशन लिखूंगी, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। समझ रहे हो, ये नरेशन आ जाएगी हमारी। ठीक है, हमें ना हर एक जर्नल एंट्री की नरेशन भी लिखनी होती है। ये तो हम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में लिख चुके हैं ना, तो हमने छोड़ दिया, लेकिन तुम लोगों को हैबिट में होना चाहिए, लिखनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो बिजनेस का कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। कैश अगर तुमने बैंक से विड्रॉ कर लिया, अगर मैं अपने बैंक से पैसा निकाल ले तो मेरे पास तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हो गया ना। समझ रहे हो। तो उस केस में क्या होता है, इसकी रिवर्स एंट्री बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक वहां पर गिवर हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट। समझ रहे हो। अगर ऐसी ट्रांजेक्शन होती है तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री होती है, क्योंकि उसमें भी बैंक और कैश दोनों इन्वॉल्व है। क्लियर है। ये सेकेंड एंट्री यही थी क्या, कैश विड्रॉल। अच्छा मैंने तो ऐसे ही बता दिया। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया ना। थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में आ रहा होगा वैसे, अगर ट्राई करोगे। क्या नाम है तुम्हारा, ईशानी। आ रहा होगा थोड़ा समझ में, अगर धीरे धीरे रूल्स भी पता चल जाएंगे। धीरे धीरे क्या क्लास करके आओगे तो हो जाएगा। क्या चीज, ये 30,000 यहाँ लिखा है। ये ना इसका मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ना प्रॉपर फॉर्मेट बनाऊंगी। ठीक है, उसमें एंट्री करके दिखाऊंगी ये क्या करते हैं, वहां से क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलर्स का मीनिंग क्या होता है वैसे? पर्टिकुलर्स मतलब हम वहां पर ना डिटेल में बता रहे हैं कि उसमें हुआ क्या है। कहीं ना कहीं तुम देखोगे ना कोई भी फॉर्मेट, जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन का था, वहां पर भी एक पर्टिकुलर्स वाला कॉलम था ना, तो उसमें हम क्या करते थे, जो ट्रांजेक्शन होती थी हमारी उसी को ही तो लिखते थे। तो कहीं भी पर्टिकुलर्स का कॉलम होगा ना, वहां पर उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के बारे में ही बताया जाता है। कोई भी तुम हर एक चैप्टर में देखोगे पर्टिकुलर्स वाला कॉलम तुम्हें मिलेगा ही, मोस्टली चैप्टर्स है इसका। क्या है इसका, इसकी अमाउंट कितनी थी, 10,000। 10,000। नेक्स्ट क्या है हमारी, वेजेस पेड बाय चेक। वेजेस पेड बाय चेक। अब यहाँ पर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, Wages, expense एक तो वेजेस का अकाउंट इन्वॉल्व है, एक्सपेंस का, और एक बैंक और दूसरा बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक से पेमेंट हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सपेंस के अकाउंट डेबिट होते हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक यहाँ पर गिवर बन गया क्योंकि हमने बैंक से पे किया है। ठीक है, देखो यहाँ पर टू का मतलब क्या है ईशानी, यहाँ पर टू का मतलब है यहाँ पर हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। जैसे वेजेस अकाउंट के आगे मैंने डेबिट लिखा है ना, मतलब वेजेस अकाउंट मेरा डेबिट हुआ है, लेकिन हम क्रेडिट के लिए क्रेडिट वर्ड यूज ना करके हम टू, यहाँ पर हम टू यूज करते हैं जर्नल एंट्री में। तो यहाँ पर टू का मतलब क्या है, क्रेडिट से है इसका। जैसे कोई भी ट्रांजेक्शन है उसका डबल इफेक्ट आएगा, एक अकाउंट उसमें डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट उसमें क्रेडिट होगा। तुम देख रहे हो हर एक ट्रांजेक्शन में डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, अमाउंट तुम चेक कर रहे हो, चाहे वो दो चीजें डेबिट हुई हैं, एक चीज क्रेडिट हुई है, या दो अकाउंट क्रेडिट हुआ है, एक डेबिट हुआ है, हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होंगे। समझ रहे हो। तो यहाँ पर टू का मतलब है क्रेडिट से। तो ये जर्नल एंट्री लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं, मतलब उसमें क्रेडिट वर्ड यूज ना करके हम टू यूज करते हैं। कितना अमाउंट है, 7,000। नेक्स्ट बताओ क्या,
check received from Devan rupees 8,500 and discount allowed to him rupees 500 and check is deposited in bank on the same day. अच्छा, देखो हमें किसी से चेक रिसीव हुआ था, क्या नाम था उसका? दीपक। दीवान। दीवान से हमें चेक रिसीव हुआ कितने का? 7500 है ना। 7500 का हमें चेक रिसीव हुआ, 8500 का, और 500 हमें उसमें क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। इट मींस हमें उसको कितना पे करना था एक्चुअल में? सॉरी, हमें कितना रिसीव होना था? 9000 रिसीव होना था टोटल। टोटल हमें 9000 रिसीव होना था ना। हमें रिसीव कितना हुआ है? 8500 का, क्योंकि बाकी का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। हमने लास्ट क्लास में देखी थी डिस्काउंट वाली एंट्रीज। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए लॉस है ना। और चेक जो है वो हमने बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दिया। अगर चेक बाद में डिपॉजिट होता है ना किसी और दिन, तो उसकी एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो वो चीजें भी हम अभी देखेंगे, वो आगे कोई केस आएगा ऐसा भी। अभी फिलहाल जो हमें चेक रिसीव हुआ है उसके लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट कर लोगे, क्योंकि हमने बैंक में वैसे भी सेम डे डिपॉजिट कर लिया। पेशेंट में स्पेशली बता रहा है बैंक रिसीवर बन गया। कितने से? 8500। जो ये हमारे लिए डिस्काउंट अलाउड है, ये इनकम है या लॉस है? इनकम। हमें रिसीव हो रहा है पैसा, तो हमने सामने वाले को डिस्काउंट दिया है, हमें मिला नहीं है डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट हमारे लिए लॉस बन गया। इस लॉसेस के अकाउंट क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट, इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट, ठीक है, या गेन, हाँ जो भी कुछ भी बोलो। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 500 से। और इसको हम दीवान को कितने से क्रेडिट करेंगे? पूरा 9000 से। पूरा 9 से क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो इससे अकाउंट सेटल हुआ है वो कितने का सेटलमेंट हुआ है? पूरा 9000 का। समझ रहे हो? हम दीवान का अकाउंट क्यों हुआ? क्योंकि दीवान यहाँ पर गिवर है, उसने हमें चेक दिया है। उसने कभी हमसे कुछ परचेज किया होगा, एक्चुअल में ऐसा हुआ होगा। अगर हम स्टार्टिंग से कुछ इसमें लिंकिंग दी हुई होती है, कोई हमें अगर पैसे दे रहा है, मैं उसको डिस्काउंट अलाउ कर रही हूँ, तो मतलब उसने मुझसे या तो कोई सर्विसेज ली है, अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, या फिर मैं अगर गुड्स सेल करती हूँ तो उसने मुझसे कुछ गुड्स खरीदे होंगे। समझ रहे हो? उस केस में मैंने दीवान को डेबिट किया होगा। एंट्री क्या पास हुई होगी? दीवान से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जब हमने इसे गुड्स सेल किए होंगे। तो अब ये वो पेमेंट आ रहा होगा हमारे पास। तो जिस दिन वो पैसे देगा उस दिन उसके, तभी तो मैं उस केस में बता रही थी कि जब हमें बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं ना, तो उसका नाम क्रेडिट नहीं होता। जबकि जनरली हमने देखो क्या किया, अगर हमें कोई पैसे देता है तो हमने क्या किया? उसी को ही तो क्रेडिट किया है। लेकिन बैड डेट्स रिकवर्ड के केस में उसको हमने क्रेडिट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि हम उसको ऑलरेडी बैड डेट्स राइट ऑफ करते टाइम क्रेडिट कर चुके थे। ठीक है, जब तुम लेजर वाला चैप्टर करोगे ना, तो कुछ चीजें तुम्हें वहां पर क्लियर होगी, वहां पर तुम्हें लिंक कराऊंगी। अभी कराऊंगी तो इतना समझ नहीं आएगा। वहां पर एक दो चीजें ऐसी होंगी जो मैं लिंक ही कराऊंगी, जो आनी चाहिए तुम लोगों को समझ। क्लियर है? ये एंट्री समझ में आई? ऐसी एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, जिसमें दो अकाउंट या तो डेबिट हो रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा है या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ऐसी एंट्रीज को बोला जाता है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कौन सी एंट्री बताई थी? कॉन्ट्रा। वो कौन सी थी? जिसमें बैंक और कैश का अकाउंट दोनों इन्वॉल्व हो रहे थे, यानी कि दोनों ऊपर वाली एंट्रीज हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट बताओ क्या? नेक्स्ट है as per standing instructions bank paid telephone bill. एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब कभी कभी क्या होता है, हमारे कुछ बिजनेस के एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो रिकरिंग नेचर के हैं, जो हमें मंथली करने ही करने हैं। तो हम अपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। बैंक से हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमारे बिहाफ पर ये पेमेंट तुम खुद ही कर देना, हमें तुमसे बोलना नहीं पड़ेगा। जब हमारा टेलीफोन का बिल आएगा तो तुम खुद पे कर देना। समझ रहे हो? तो बैंक ने हमारा टेलीफोन बिल पे किया है, वो एक्सपेंस हमारा ही है। तो बैंक ने कोई अपनी पॉकेट से पैसे नहीं दिए, हमारा बैंक में पैसा डिपॉजिट होगा, उसने उसमें से डिडक्ट कर दिया। समझ रहे हो? तो बैंक हमारे बिहाफ पर पेमेंट कर रहा है और कुछ नहीं। तो सिंपल हमने क्या किया है, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि हमने टेलीफोन बिल पे किया है बाय बैंक या बाय चेक या ऑनलाइन पेमेंट हुआ है, जो भी कुछ समझ। क्लियर है? तो टेलीफोन हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं।
तो टेलीफोन एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि बैंक से वो पेमेंट हुआ है। क्लियर है? कितना अमाउंट सब 1000। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Next है Divan's check returned by the bank as dishonored. दीवान कौन था? ये था ना। ये किस डेट की एंट्री थी? इसकी मुझे डेट बताओगी? ये दीवान वाली एंट्री। April 10th. ठीक है। अब जो रिटर्न डिसऑनर हुआ है वो किस दिन हुआ है? April 14. 14। अब एक बात बताओ, तुमने मुझे किसी ने चेक दिया, मैंने वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया और बैंक ने उस चेक को डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर का मतलब समझते हो तुम लोग? बाउंस हुआ है या फिर कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वो पेमेंट क्लियर नहीं हो पाया। हो सकता है सामने वाले बंदे के अकाउंट में पैसे कम हो, उसने दे तो दिया लेकिन उसके अकाउंट में पैसे नहीं दे, तो बैंक कहाँ से उसके अकाउंट से हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है? समझ रहे हो? या फिर हो सकता है चेक पर कुछ ओवर राइटिंग हो रखी हो, अगर ओवर राइटिंग हो रखी होती है ना तब भी उसको रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, थोड़ी सी भी अगर ओवर राइटिंग है तो बैंक वाले रिजेक्ट कर देते हैं उस चेक। तो उसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं कि उसका जो चेक हमें उसने दिया था वो डिसऑनर हो गया। अब सोचो ये एंट्री थी वो जिसमें उसने हमें चेक दिया था। अब मुझे ये चेक, जो मैंने तो अपना बैंक अकाउंट डेबिट कर लिया था, बैंक अकाउंट डेबिट करने का मतलब क्या? मैंने बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया, जबकि एक्चुअल में वो इंक्रीज नहीं हुआ, बैंक वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो मैं क्या एंट्री पास करूंगी? इसी की तो रिवर्सल करूंगी। सिंपल इस एंट्री का मैं क्या कर दूंगी? रिवर्सल कर दूंगी। मैं दीवान को वापस से अपना डेटर बना लूंगी, जबकि दीवान यहाँ पर रिसीवर नहीं है, लेकिन मुझे मजबूरी में उसको रिसीव डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो उसको क्रेडिट कर दिया था ये सोच के कि उसने मुझे चेक दे दिया, लेकिन उसका जो चेक था वो यूजलेस है मेरे लिए क्योंकि वो बैंक वालों ने डिसऑनर कर दिया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी? अब जब किसी का चेक डिसऑनर हो जाता है तो हम उस पार्टी को वापस से डेबिट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी? दीवान से अकाउंट डेबिट। दीवान को मैं पूरा 9000 से ही डेबिट करूंगी क्योंकि जो मैंने उसे डिस्काउंट दिया था, ये कौन सा वाला डिस्काउंट होगा मुझे बताओगे? लास्ट क्लास में हमने दो तरीके के डिस्काउंट डिस्कस किए थे, Cash discount. कैश और ट्रेड डिस्काउंट। तो ये कौन सा वाला डिस्काउंट होगा? cash कैश discount. डिस्काउंट होगा। हम कैश डिस्काउंट किसी को क्यों देते हैं? ताकि ताकि हमें पैसे उससे जल्दी पैसा हमें मिल जाए। मिल जाए। अब उससे हमें पैसा मिल गया था, हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, बट एक्चुअल में तो पैसा नहीं मिला ना, तो मुझे इस डिस्काउंट को भी रिवर्स करना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्यों उसको डिस्काउंट करूंगी? तो मैं इसकी जस्ट रिवर्सल कर दूंगी सेंटर। क्लियर है? तो दीवान से अकाउंट डेबिट कितने से? पूरा 9000 से, क्योंकि हमें दीवान से पूरे 9000 रुपीज लेने हैं। टू बैंक अकाउंट। बैंक मैंने क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि बैंक मेरा बिना वजह डेबिट हो गया था यहाँ पर, जबकि एक्चुअल में बैंक बैलेंस इंक्रीज नहीं हुआ था। तो मुझे अब इसको क्रेडिट करना पड़ेगा ना इसका रिवर्सल करने के लिए। एक्चुअल में पैसे नहीं आए तो मैं क्या करूंगी? उस बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी। कितने से? जितने से मैंने डेबिट किया था। ये ध्यान रखना है, कितने से डेबिट किया था उसको? 8500 से। और ये जो मैंने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट किया था इसको मैं अब क्या कर दूंगी? क्रेडिट कर दूंगी। अब इसको इसी नाम से ही क्रेडिट करूंगी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के नाम से। समझ रहे हो क्या किया है इस एंट्री में? जस्ट मैंने इस एंट्री का रिवर्स किया है और कुछ नहीं, इसका इफेक्ट खत्म करने के लिए। जो चीजें मैंने डेबिट की थी वो मैंने यहाँ पर क्रेडिट कर दी, जिसको क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर दिया। तो इस ट्रांजेक्शन का और इसका अगर मैं नेट करती हूँ तो 0 बन जाएगा। समझ रहे हो? सब नील हो जाएगा। डेबिट से क्रेडिट खत्म, इस क्रेडिट से ये डेबिट खत्म। काट सकते हैं? काटते नहीं हूँ, बता रही हूँ। ठीक है, काटना नहीं है ऐसे, लेकिन हाँ ऐसे कट करके समझने का तरीका है। समझ में आई ये एंट्री? तो डिसऑनर की क्या एंट्री होती है? अगर देखा जाए, अगर किसी का चेक डिसऑनर, अगर डायरेक्ट ये वाली, अब तुम्हें ये समझ में इसलिए आ गई क्योंकि तुमने ये वाली एंट्री पास की हुई, लेकिन अगर सीधे यही वाली बात बताई हुई होती तो कर पाते? तो उसको इसलिए समझ के करो। जब किसी का चेक डिसऑनर होगा इसका मतलब वो बंदा वापस हमारा डेटर बन गया। उसने हमें कभी पैसा दिया था, अब उसने वो जो चेक दिया था वो डिसऑनर हो गया, तो वो वापस से हमारा डेटर बन जाएगा। और डेटर्स को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। भाई डेटर्स हमारे लिए एसेट है ऐसा मान के समझ लो, तो वो वापस हमारा डेटर बन जाएगा। अब चेक डिसऑनर हुआ, इट मींस हमने कभी उसका बैंक अकाउंट डेबिट भी किया होगा, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट यहाँ पर
क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट का तो रिवर्सल करने का रीजन ये है क्योंकि हमने डेबिट कर दिया था तो इसलिए वो क्रेडिट करके हम खत्म कर रहे हैं। समझ रहे हो? ये कोई हमारी इनकम नहीं है। अगर डिस्काउंट अकाउंट हमने यहाँ पर क्रेडिट किया है, कोई इनकम नहीं है, हमने अपने लॉस का रिवर्सल किया है। ठीक है, अगर वो इनकम होता, डिस्काउंट हमें रिसीव होता, तो हम डिस्काउंट रिसीव के नाम से क्रेडिट करते। ठीक है, जो एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं ना, इसको बता रही हूँ तुम्हें तो बताइए, एक्सपेंसेस या लॉसेस जो होते हैं उनके अकाउंट को डेबिट किया जाता है, और अगर कोई इनकम है हमारी तो उसके अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, एक अभी तुम क्लास में देखोगे, क्लास में तुम्हें शेयर करूंगी, उसमें तुम्हें ये चीजें समझ आएगी। तो जैसे ये हमारा लॉस था ना, इसलिए हमने इसको डेबिट किया, हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया तो वो हमारे लिए क्या बन गया, लॉस बन गया। भाई इतना पैसा मुझे नहीं मिलेगा, कम दिया है मतलब उसने, तो ये तो हमारे लिए लॉस बन गया ना, ये 500 रुपीज। तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है, हमने क्या कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। क्लियर है? रब कर दूं इसको। नेक्स्ट देखो क्या है, Charges debited by bank 400. चार्जेस डिबिटेड बाय बैंक। अब देखो बैंक ना कुछ कुछ हमसे बैंक चार्जेस ले लेता है। अब बैंक चार्जेस वो कैसे होते हैं, वैसे तो जैसे बैंक हमें कुछ फैसिलिटीज भी देता है ना, जैसे हमें उसमें ये था कि हमने उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि हमें टेलीफोन बिल पे कर देना हमारा, या फिर जैसे हमारे पास एटीएम कार्ड होता है मान्य बैंक का, तो उसके भी कुछ चार्जेस डिडक्ट होते हैं हमारे अकाउंट से, एनुअली वो चार्जेस हमारे डिडक्ट होते हैं। और भी अगर बैंक ने हमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी हुई है ना, तो बैंक उसकी चार्जेस लेता है। तो नॉर्मली वैसे बैंक चार्जेस की जो एंट्री होती है, बैंक चार्जेस हमारे लिए ना एक्सपेंस होता है एक तरीके का। भाई बैंक चार्जेस अगर हैं, बैंक में हमारे चार्जेस डिडक्ट हुए तो वो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर बन गया। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट करते हैं हम, और बैंक अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं इस ट्रांजेक्शन में। अभी करना मत इस एंट्री को, मैं कुछ और समझाऊंगी। बैंक अकाउंट हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, बैंक चार्जेस की क्या एंट्री बनेगी, बैंक चार्जेस हमारा एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट, और बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया उस चार्जेस की वजह से, बैंक ने हमारे अकाउंट से ही तो डिडक्ट किया वो पैसा, तो इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर ना ये बैंक चार्जेस जस्ट इस एंट्री के बाद दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमारी दो अजम्पशन बनती है। या तो हम इनको नॉर्मल बैंक चार्जेस मानेंगे, जो बैंक नॉर्मली चार्जेस डिडक्ट करता है, या फिर हम ये मानेंगे कि इसका चेक डिसऑनर होने की वजह से बैंक ने हमसे ये चार्जेस डिडक्ट किए। समझ रहे क्यों कर रहे हो? हो? नॉर्मली होता क्या है, अगर कोई बैंक में चेक डिसऑनर हो गया ना, तो चेक डिसऑनर की वजह से भी ना बैंक हमारे अकाउंट से एक्स्ट्रा पैसे डिडक्ट करता है, क्योंकि बैंक का तो काम एक्स्ट्रा हो जाता है ना। हमने तुम्हारा चेक लिया, वो प्रोसेस करा, पता चला वो सही नहीं था, या सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं था, जो भी उसका रीजन रहा होगा, तो बैंक हमारे अकाउंट से उसके चार्जेस डिडक्ट कर देता है। समझ रहे हो? तुम चेक करोगे अपने फादर या मदर से भी पूछना अगर उनका बैंक में अकाउंट है, या अगर तुम लोगों का भी है, तुम लोगों का भी ज्वाइंट में हो सकता है, तो अपने कभी भी अपनी पासबुक में चेक करना। एक चैप्टर होगा हमारा आगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, उसमें मैं ना तुम्हें बैंक की पासबुक दिखाकर उस चैप्टर को कराऊंगी। पासबुक सामने रखकर हम वो चैप्टर करेंगे, ठीक है, उससे लिंक करके, मतलब उसमें कुछ ऐसा है, बहुत सारी चीजें तुम्हें वहां से क्लियर होगी बैंक में एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर कोई जैसे चेक डिसऑनर हुआ ना, तो बैंक हमारे अकाउंट से उसके चार्जेस डिडक्ट कर देता है, मतलब पैसे कुछ एक्स्ट्रा काट लिए उसने। अब एक बात बताओ, तुमने मुझे कोई चेक दिया, वो डिसऑनर हो गया, तो इसमें किसका फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट है या तुम्हारा फॉल्ट है? जिसने चेक दिया जिसने चेक दिया उसका नहीं, फॉल्ट है। जिसके अकाउंट से जा रहा था उसका, डिमांड दीवान मतलब जिसने चेक दिया, कहने का मतलब वही हुआ। तो दीवान की वजह से अगर मेरे कुछ बैंक चार्जेस जाएंगे तो मैं किससे रिकवर करूंगी, डिमांड दीवान से ही तो रिकवर करूंगी। तो मैं यहाँ पर बैंक चार्जेस डेबिट ना करके क्या करना चाहिए मुझे, दीवान को डेबिट करना चाहिए। समझ रहे हो? मैंने यहाँ पर दीवान को डेबिट क्यों किया, क्योंकि दीवान को मैंने अपना डेटर बना लिया उतनी अमाउंट से, मैं उससे रिकवरी करूंगी। समझ रहे हो? अगर मैं बैंक चार्जेस डेबिट करती हूँ इट मींस वो मेरा खर्चा है, अगर मैंने अपने एक्सपेंस के नाम से किया। लेकिन अगर मैं इस एंट्री में दीवान को डेबिट कर लेती हूँ इन चार्जेस की वजह से, तो ये पैसे मेरी तरफ से दीवान के अकाउंट में चले गए। समझ रहे हो? मेरा बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ, लेकिन मैं रिकवरी किससे करने वाली हूँ, दीवान से। यहाँ लॉजिक समझ में आया मैंने क्या किया है? तो यहाँ पर हमारी दो एजम्पशन है, या तो हम ये माने क्योंकि इस एंट्री की जस्ट बाद में दी हुई है ना, तो हम यहाँ पर ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि चेक डिसऑनर की वजह से ये बैंक चार्जेस गए हैं। अगर चेक डिसऑनर की वजह से बैंक चार्जेस गए हैं तो ये एंट्री बनेगी, दीवान से अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो तुम यहाँ पर दोनों एंट्री पास कर लो,
अगर किसी ने बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक कर दिया तो उसकी भी कट नहीं होगी, लेकिन अगर ये कर दिया तो और अच्छी बात है, तुमने थोड़ा सा ज्यादा सोचा, समझ रहे हो? ज्यादा सोचने में मार्क्स होने पड़ेगा। तुम दोनों एंट्री पास करके आ जाना, वहां पर ना टीचर की जजमेंट पे भी डिपेंड कर जाता है, वो टीचर क्या सोच के चल रहा है, उसके माइंड में ये वाली एंट्री थी सही है या ये थी। अगर उसके माइंड में भी दोनों होगी तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, उसके माइंड में एक चल रही होगी कोई तो वो दूसरी के मार्क्स काट देगी। बट वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि चेक हाँ, लेकिन ऐसा ना प्रैक्टिकली होता है, समझ रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें दोनों एंट्रीज बताई, तो तुम्हें दोनों व्यूज पता होने चाहिए, क्योंकि इस एंट्री के जस्ट बाद में दी हुई थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई। वैसे नॉर्मली क्या बनती है बैंक चार्जेस की एंट्री, मैं लिख देती हूँ, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, समझ रहे हो? वैसे तो ये एंट्री बनेगी, कितनी अमाउंट है 400, यस ठीक है। और मैं यहाँ पर और करके भी डाल देती हूँ एक एंट्री इसमें क्या बन सकती है, क्योंकि जस्ट इसके बाद दी हुई है, तो हमने एज्यूम किया है कि क्या ये जो बैंक चार्जेस हमारे डिडक्ट हुए थे ये किसकी वजह से हुए थे, चेक डिसऑनर की वजह से। चेक डिसऑनर किसका हुआ है, दीवान का, तो हम ये पैसे दीवान से रिकवर करेंगे, तो यहाँ पर हम दीवान से अकाउंट डेबिट करेंगे 400 से टू बैंक। आई होप तुम्हें दोनों एंट्रीज क्लियर हुई होंगी कि मैंने दोनों क्यों की। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बी, बैंक चार्जेस टू बी रिकवर्ड फ्रॉम दीवान। नरेशन से तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमने दीवान को डेबिट किया, इसके लिए नरेशन क्या बनेगी, क्लियर है? दोनों एंट्री समझ में आई, अब पता नहीं तुम्हारे स्कूल में कौन सी कराएंगे, कोई सी भी करा सकते हैं और दोनों भी करा सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों कर दिया। कितना हो रहा है 620 तुम कैब से आई हो? टाइम की फाउंडेशन। तुम कहाँ से आती हो? मैं नहीं बताऊंगी मेरा अच्छा, वहां से वो भी नंबर भी वहीं से आते हैं मेरे ध्यान से। क्लियर है? यस नेक्स्ट पॉइंट बताओ क्या है? goods sold and sale proceeds deposited in bank 8000 देखो गुड्स हमने सेल किए और जो भी सेल्स करके पैसा आया वो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया सीधा, तो मैं सीधे कौन सा अकाउंट डेबिट करूंगी, बैंक बैलेंस इंक्रीज कर देंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर बैंक में पैसा आया और सेल्स हमारी इनकम है, हमने गुड्स सेल किए हैं तो सेल्स अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि सेल्स हमारी इनकम है। 8000 बता रही थी ना? यस मैम क्लियर है? तो ये तो सिंपल एंट्री है, अगर ये उधार में होते हमारी क्रेडिट सेल होती तो हम बैंक की जगह उस डेटर को डेबिट कर देते क्योंकि वो हमारे लिए फिर रिसीवर बन जाता है ना। बच्चों को पता है क्या कंफ्यूजन आता है, अगर उसने हमें पैसे दे दिए रिसीवर तो वो तब भी है, तब हमने उसका नाम क्यों नहीं डेबिट किया, उसका नाम हम तब डेबिट करेंगे, बुक्स में नाम किसी का कब आएगा, जब उधार में ट्रांजेक्शन होगी। अगर मैं यहाँ पर उसका नाम डेबिट कर देती हूँ तो फिर तो ये लगेगा ना कि हमें उससे पैसा लेना है इन फ्यूचर, हमारी बुक्स में किसी का अकाउंट डेबिट है मतलब वो हमारा डेटर बन गया, जबकि उसने तो पैसे दे दिए। तो जब दे दिए तो हम सीधा बैंक या कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। क्लियर है? या तो उसने कैश में दिया होगा या फिर चेक से दिया होगा, जैसे भी दिया होगा, ऑनलाइन ट्रांसफर किया होगा। तो बुक्स रिसीवर तो वो वैसे अभी भी है, लेकिन उसका नाम जब आएगा जब वो क्रेडिट में होगी ट्रांजेक्शन। तो कंफ्यूजन यहाँ पर ये आता है बहुत से बच्चों में कि यहाँ पर क्यों हमने उसको रिसीवर नहीं माना, क्योंकि रिसीवर तो यहाँ पर भी है ना, लेकिन उसने पैसे दे दिए तो हम बुक्स में उसका नाम लेकर ही क्यों आएंगे।
क्लियर है? जब क्रेडिट में होती है ना ट्रांजेक्शन, तब हम उसको करते हैं। कितनी मैम दो ही बचे हैं। तो इसको कंप्लीट कर देते हैं सेशन। कितना लास्ट बताओ क्या है? बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर भी देखो हमने बैंक को इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना। अब इंश्योरेंस हमारे लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। भाई हम इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल पे करते हैं। हो सकता है हमने अपने एसेट्स का इंश्योरेंस कराया हुआ है, या हमने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करा रखा है, या बिल्डिंग का इंश्योरेंस है, पता नहीं किस चीज का था। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस के अकाउंट क्या होते हैं? डेबिट होते हैं टू बैंक, क्योंकि बैंक से पे हुआ है वो, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया, बैंक अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट है 8,000 नहीं 1800। क्लियर है? नेक्स्ट Dividend collected by bank 2,500 29 2,500। देखो डिविडेंड क्या होता है? जैसे अगर हम किसी को लोन देते हैं तो लोन पर हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारी इनकम हो गई। जब हम कहीं शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो उस पर जो हमें इनकम मिलती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। समझ रहे हो? मैंने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अगर मैंने किसी कंपनी को लोन दिया तो उसके बदले जो मुझे पैसा मिलेगा उसको मैं बोलूंगी इंटरेस्ट इनकम। लेकिन अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इन शेयर्स, तो शेयर्स पर जो हमें इनकम होती है, तुम्हारी कंपनी है, मैंने तुम्हारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, मेरा पैसा तो तुम्हारे पास चला गया ना, तो तुम मुझे उस पर कुछ तो रिटर्न दोगे ना। तो वो जो मुझे शेयर्स पर रिटर्न मिला है वो मेरे लिए क्या बन जाता है? डिविडेंड। तो डिविडेंड भी हमारी एक टाइप की इनकम होती है। शेयर्स के रिगार्डिंग ना तुम 12th क्लास में पढ़ोगे, पूरा चैप्टर है शेयर्स के ऊपर, एक बुक है बल्कि कंपनी की, ठीक है? उसमें शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब कुछ है। हाँ, उसका रिटर्न कब मिलता है? जब हम उसे सेल आउट करते हैं? रिटर्न नहीं, सेल आउट का नहीं होता, ईयरली भी मिल जाता है। long वो term डिपेंड investment करता है, हाँ वो डिपेंड करता है हमने किस टाइप के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है। शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलता है ना, वो कोई फिक्स नहीं होता कि इतना मिलेगा ही मिलेगा, जबकि Profit का कौन इंटरेस्ट, होता है? हाँ वो डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे। तुमने अगर कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो शेयर्स के बारे में कुछ पढ़ा है? हाँ, बड़ा है। हाँ, तो जैसे मान लिया मेरी कंपनी में किसी ने इन्वेस्ट किया, मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदे, तो मैं सामने वाले को रिटर्न दूंगी, लेकिन डिपेंड करेगा मेरे प्रॉफिट पर। अगर मेरा प्रॉफिट हुआ है तो हो सकता है मैं दे दूं, अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया मुझे नहीं देना, तो मैं, मेरी ये भी मर्जी है कि मैं नहीं दूं। हाँ, कुछ समझ रहे हो? कंपनीज उसे रीइन्वेस्ट कर देती है। हाँ, रीइन्वेस्टमेंट कर देती है ताकि और फ्यूचर में और अच्छी ग्रोथ हो। वहां पर हमारी उसे वेल्थ, देगी नहीं, तो फायदा क्या है? फायदा ये है शेयर्स के भी तो पैसे बढ़ रहे हैं ना हमारे। आज मैंने 100 रुपए में खरीदा किसी कंपनी का शेयर, पता चला वो 1000 पर चला गया उसका प्राइस, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से। मैं अपना शेयर तो सेल कर सकती हूँ ना, तो मुझे 10 टाइम्स अर्निंग होगी, भले ही मुझे उस पर डिविडेंड ना मिला। लेकिन वहाँ समझ पर रहे हो? लॉस हो गया शेयर को तो लॉस भी हो जाता है कुछ भी हो सकता है, वो तो तुम्हारा लक है। ठीक है, ऐसे बहुत सी कंपनीज है जिसमें शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और लोगों का पैसा डूब गया, सुनने में भी आया होगा, न्यूज़पेपर में भी कभी सुना होगा, पढ़ा होगा। मतलब क्या मैं बोल रही थी यहाँ पर? डिविडेंड। तो देखो डिविडेंड हमारे बैंक ने कलेक्ट किया है हमारे भी यहाँ पर, तो वहां पर मैं क्या करूंगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में पैसा आया है हमारे, और डिविडेंड अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि डिविडेंड हमारी यहाँ पर क्या है? इनकम। कितने रुपए था? 25 था शायद। क्लियर है? Yes, ma'am. बीइंग डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। समझ में आई? ये बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के रिलेशन में जितनी भी ट्रांजैक्शन थे सारी बैंक के थ्रू हुई। ठीक है, ये जो जर्नल एंट्रीज है ना, ये फॉर्मेट में होती है, इसका मैं तुम्हें छोटा सा फॉर्मेट बता देती हूँ एक बार। इसका ना ऐसा फॉर्मेट है कुछ। टाइम हो गया। चलो तुम जाओ, कभी तुम्हारी कैब ही छूट जाए। चलो नेक्स्ट क्लास में कर रही मैं तुम्हें, तुम्हारा नंबर ग्रुप पे ऐड हो चुका है क्या? 11th क्लास का एक ग्रुप है कॉमर्स का। हाँ हाँ,